हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन पांडा के अंदर बात करेंगे री इंडेक्स की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि री इंडेक्स है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, और इसकी वर्किंग भी देखेंगे विद सम यूजफुल पैरामीटर्स। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं री इंडेक्सिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज री इंडेक्स। तो री इंडेक्स पाइथन पांडा के अंदर एक मेथड है जो डाटा फ्रेम के ऊपर या सीरीज के ऊपर किसी के ऊपर भी कॉल किया जा सकता है। अगर आप इंडेक्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, और अगर आप सिंपली उन्हें रीअरेंज करना चाहते हैं तो आपको री इंडेक्स यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने ये CSV फाइल रीड की है, और अगर मैं इस CSV फाइल के डाटा को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर NaN दिखा रहा है, यानी ये मिसिंग वैल्यूज है, और इसका ये जो है ये इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इस इंडेक्स को ही चेंज करना है तो मुझे इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए इस तरीके से। मान लीजिए मैं ये वाला इंडेक्स असाइन करना चाहता हूं। अब क्या होगा, अब अगर आप DF को प्रिंट कराएंगे तो ये नए इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका डाटा शो करेगा, और जो ऑर्डर आपने यहां पर मेंशन किया होगा ये उसी ऑर्डर में दिखाएगा। इसने क्या किया, 0 का इंडेक्स कर दिया A, 1 को कर दिया C और 2 को कर दिया D। तो ये था इंडेक्स। री इंडेक्स कब यूज करेंगे, जब आप इस डाटा को रीअरेंज करना चाहते हैं। किसके अकॉर्डिंग, नए इंडेक्स के अकॉर्डिंग। उस वक्त आप यूज करेंगे री इंडेक्स। तो कैसे यूज करेंगे, df डॉट री इंडेक्स, और यहां पर वो आप इंडेक्स मेंशन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इन्हें रीअरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर इंडेक्स मेंशन कर दिए ये। अब देखिए, अब इंडेक्स ABCD ही थे, लेकिन ऑर्डर हमारा डिफरेंट था। अब मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। साथ में यहां पर देखिए E इंडेक्स यहां पर अवेलेबल नहीं है, जबकि मैंने यहां पर E भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इस डाटा को इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा। यानी पहले A वाला डाटा ही रहेगा, इसके बाद B वाला डाटा, यानी ये वाला डाटा ये ऊपर ले आएगा B, फिर C वाला डाटा शो करेगा, फिर D वाला। E वाला यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो E के केस में ये NaN 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 शो कर देगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसने पहले A वाला डाटा, फिर B वाला, फिर C वाला। देखिए NaN वाली रो थी तो इसने इसे यहाँ पर शो कर दिया। इसी तरीके से E एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो वहां पर भी इसने NaN शो कर दिया, और ये बाकी का डाटा यहाँ पर। तो री इंडेक्सिंग क्या करता है, आपके डाटा को नई इंडेक्स के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेगा, प्लस जहां पर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी वहां पर NaN शो कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सिंटेक्स आप देख चुके हैं, यूज भी देख चुके हैं, और वर्किंग भी आप देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ यूजफुल पैरामीटर की। यानी जब आप री इंडेक्स यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने डाटा फ्रेम लिखा है, लेकिन आप सीरीज के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर लेते हैं इंडेक्स इक्वल टू नल। आप जो इंडेक्स पास करते हैं बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स की ही वैल्यू होती है, और आप चाहें तो अलग से इंडेक्स इक्वल टू मेंशन करके भी वो इंडेक्सेस मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पैरामीटर और हो सकता है कॉलम्स। जिस तरीके से आप इंडेक्स को रीअरेंज कर सकते हैं उसी तरीके से आप कॉलम को भी रीअरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिख दिया इंडेक्स इक्वल टू, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये सेम ही रिजल्ट देगा। और आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर कॉलम भी साथ में रीअरेंज कर सकते हैं। तो आपको लिखना है कॉलम्स, कॉलम नहीं कॉलम्स, राइट। और यहां पर आप उन कॉलम्स के नेम मेंशन कर सकते हैं जो आप इस डाटा फ्रेम के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इन्हें रीअरेंज भी किया जा सकता है और नया कॉलम इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। जिस कॉलम की वैल्यू नहीं होगी, रो की तरह ही, जैसे आपने इंडेक्स के केस में देखा था, उसी तरीके से ये उसमें NaN डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर ये कुछ कॉलम्स डाल दिए। यहां पर काउंट, नेम, टेस्ट, अवेलेबल। अब देखिए काउंट यहाँ पर इस पोजीशन पे था,
लेकिन हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो काउंट का कॉलम सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद नेम दिखाई देगा। टेस्ट नाम का कोई कॉलम नहीं था तो ये नया इंट्रोड्यूस होगा और उसके अंदर क्या वैल्यू होगी, NaN। अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसकी जो वैल्यू गिवन है वही डिस्प्ले होगी। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसने इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्हें रीअरेंज भी किया, प्लस कॉलम के अकॉर्डिंग भी इन्हें रीअरेंज किया, और जो नया कॉलम आपने इंट्रोड्यूस किया था उसकी वैल्यू NaN इसने डाल दी है। तो ये था री इंडेक्स के अंदर इंडेक्स और कॉलम किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आइए और पैरामीटर्स देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है मेथड। मेथड हम तब यूज करते हैं जब री इंडेक्सिंग के वक्त जो वैल्यू NaN रह गई हैं उन्हें अगर आप फिल करना चाहते हैं। मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू है वो किस तरीके से फिल हो। जैसे आप फॉरवर्ड फिल मेथड यूज कर सकते हैं, आप बैकवर्ड फिल मेथड यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी ये हटा दिया कॉलम, आप लगा के भी रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया मेथड इक्वल टू फिल। एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए ये कह रहा है वैल्यू एरर, इंडेक्स मस्ट बी मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस डाटा फ्रेम के ऊपर आप री इंडेक्स कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना जरूरी है, जबकि ये जो डाटा फ्रेम है अभी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पर ये फिल मेथड काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसे रीअरेंज करते हैं। यहाँ से मैंने ये ई हटा दिया और अभी ये मेथड भी हटा देते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास ई को छोड़ करके बाकी सारा डाटा एक ऑर्डर में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, df डॉट री इंडेक्स, और इसे फिर से री इंडेक्स करते हैं और इस बार ई को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसे df में असाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये जस्ट कॉपी बना करके देता है, ओरिजिनल में चेंज नहीं करता। तो अगर आप ओरिजिनल में चेंज कराना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर df इक्वल टू मेंशन कर दिया। अब मैं इसे री इंडेक्स कर देता हूँ। एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब NaN हमारे पास आ गया है, लेकिन अब हमारे पास ये सब करने का पर्पस क्या था? ये सब करने का पर्पस ये था कि री इंडेक्स अप्लाई करने से पहले हमारे पास सारा डाटा एक ऑर्डर में आ जाए, ताकि हम यहाँ पर मेथड एट्रीब्यूट लगा करके देख सकें। क्योंकि मेथड अप्लाई करने से पहले आपका डाटा फ्रेम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर इंडेक्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पर आप मेंशन करते हैं FA। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए अब ये वर्क करना चाहिए। ये देखिए हमारा जो ई वाला डाटा था ये इसने क्या कर दिया, इसे फिल कर दिया। किससे? फॉरवर्ड फिल, यानी जो इसके ऊपर वाला डाटा था सेम डाटा इसने ई में फिल कर दिया आपको, राइट। अगर आप ffill यूज नहीं करते तो यहां पर ये NaN शो करता। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इसने यहां पर तो फिल कर दिया लेकिन यहां पर इसने फिल नहीं किया, और ना ही यहां पर भी ये NaN है, यहां पर भी ये NaN है, तो इन्हें क्यों नहीं इसने फिल किया? तो इसका आंसर है कि री इंडेक्सिंग के दौरान जो वैल्यू NaN आएंगी उन्हें ही ये मेथड फिल करेगा। जो किसी फाइल से रीड होकर के आ रही है या पुराने डाटा फ्रेम में अवेलेबल है उन्हें ये फिल नहीं करेगा। तो उन्हें कैसे फिल किया जा सकता है? उनके लिए आप अलग से मेथड यूज कर सकते हैं। ffill यूज कर लें या fill NA यूज कर लें, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पर लगा देता हूं ffill, एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए अब ये पूरे डाटा फ्रेम पर अप्लाई कर देगा। देखिए सी में भी आ गया और जहां वैल्यू NaN पड़ी हुई थी वहां पर भी हर जगह इसने ffill यूज कर लिया। इसी तरीके से आप pfill भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब pfill क्या कर रहा है, जो पिछले वाली वैल्यू है वो ऊपर फिल कर देगा। यहां पर इससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी तो इसलिए इसने NaN छोड़ दिया। आप fill NA भी यूज कर सकते हैं।
फिल NA और किस वैल्यू से फिल करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं नेम की अलग वैल्यू आए, काउंट की अलग वैल्यू आए, अवेलेबल की अलग वैल्यू आए, तो वो भी फिल NA का यूज करके आप कर सकते हैं। इन सारे मेथड की वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां से जाकर के इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था मेथड एट्रीब्यूट। तो हम देख चुके हैं अभी तक, इंडेक्स देख चुके हैं, कॉलम देख चुके हैं, मेथड देख चुके हैं। अब बात करते हैं कॉपी। देखिए, ये हमेशा एक नई कॉपी बनाता है। अगर आप चाहते हैं ये नई कॉपी ना बनाए तो आपको इसकी वैल्यू फॉल्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं यहां से, और यहां पर देखते हैं, मैंने लिख दिया यहां पर कॉपी इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट रहता है ट्रू। ये देखिए, हमने क्या मेंशन कर दिया? हमने मेंशन कर दिया फॉल्स। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसके बाद df को प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखिए, अब इसने df के अंदर ही चेंज कर दिया है, यानी इसने कॉपी नहीं बनाई बल्कि जो एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम था उसी में चेंज कर दिया है। लेकिन जब आप इसे ट्रू रखते हैं, और मैं पूरा एग्जीक्यूट कर देता हूं क्योंकि डाटा फ्रेम में वरना चेंज हो चुका होगा। देखिए, अगर कॉपी ट्रू रहा तो ये क्या करेगा? ये बस कॉपी बना करके देगा, और इस कॉपी वाले डाटा फ्रेम के अंदर चेंज हुआ होगा, जबकि जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है वो एज इट इज पड़ा हुआ। देखिए, ऑर्डर देखिए ACD, जबकि जो कॉपी वाला ऑर्डर है वो है ABC, राइट। तो आपको ओरिजिनल फ्रेम में चेंज कराना है या नहीं कराना है वो डिपेंड करेगा इस कॉपी एट्रीब्यूट के ऊपर। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू रहती है। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते तो ये हमेशा कॉपी ही क्रिएट करेगा। क्लियर? तो आई होप कॉपी पैरामीटर भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है फिल वैल्यू। फिल वैल्यू आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल मेथड की तरह ही। ये भी किसके ऊपर वर्क करेगा? ये भी मिसिंग डाटा के ऊपर वर्क करेगा। और कौन से मिसिंग डाटा के ऊपर? जो री इंडेक्सिंग के दौरान आए हैं, राइट। तो फिल वैल्यू में आप स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन कर सकते हैं और ये वैल्यू को फिल कर देगा, बिल्कुल मेथड की तरह वर्क करेगा ये। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मैं EB इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और यहां पर लिख दिया मैंने fill अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू -1। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए, जहां पर भी NaN था इसने वहां पर -1 इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन कौन से NaN में इंट्रोड्यूस किया? जो री इंडेक्सिंग के दौरान जो वैल्यू NaN है सिर्फ उन्हें फिल करेगा, राइट। अगर आप सभी को फिल करना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यानी आप अलग से डाटा फ्रेम के ऊपर फिल NA, ffill या bfill मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिल वैल्यू के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे मेथड को अप्लाई करने के लिए आपका इंडेक्स ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, जबकि फिल वैल्यू के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप फिल वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैरामीटर और है, दैट इज लिमिट। लिमिट हमेशा मेथड के साथ वर्क करेगा। मान लीजिए आपके पास 2-3 रो हैं जो अभी ब्लैंक है, और आपने कहा ffill यानी फॉरवर्ड फिल, तो क्या सभी वैल्यू को फिल करना चाहते हैं या एक वैल्यू को फिल करना चाहते हैं? बाय डिफॉल्ट कोई लिमिट नहीं होती, यानी सभी वैल्यू को फिल करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही रो को फिल करे तो आप यहां पर लिमिट मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से मैं ये हटा देता हूं, E and F हटा देता हूं मैं यहां से, राइट। ये फिल वैल्यू भी थोड़ी देर के लिए यहां से हटाते हैं, और इसे DF में असाइन कर लेते हैं, या कॉपी फॉल्स भी कर सकते हैं आप। इसके बाद मैंने इसे पूरे को एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए, इससे क्या हुआ? मेरे पास इंडेक्स एक ऑर्डर में आ गए ताकि मैं मेथड अप्लाई कर सकूं और उसके ऊपर लिमिट सेट कर सकूं। तो मैंने लिखा df डॉट, ये स्टेप क्यों किया हमने? ये स्टेप सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी इंडेक्स जो है ऑर्डर में आ जाए। तो df डॉट, अब देखिए ये मैंने री इंडेक्स किया। अब मेरे पास जो E और F है, ये कॉलम, ये रो जो है
मेरे पास NaN आ जाएंगी। क्योंकि ये री इंडेक्सिंग से आई है, तो मैं यहां पर अगर अप्लाई करूं मेथड इक्वल टू ffill, तो बताइए क्या होगा। अब मैंने ffill अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, तो यही वाला डाटा यहां पर भी फिल कर देगा और यहां पर भी फिल कर देगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए सेम डाटा इसने हर जगह फिल कर दिया। अगर ये सारी रो भी NaN होती तो ये सभी में सेम डाटा फिल कर देता। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप एट्रीब्यूट देंगे लिमिट इक्वल टू जो भी लिमिट देना चाहते हैं, जैसे मैंने कह दिया 1। बाय डिफॉल्ट कोई लिमिट नहीं होती, ये सभी को फिल करेगा। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक को ही फिल करेगा, यानी ये तो ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ ई वाले को फिल करेगा, एफ को NaN ही रहने देगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए अब क्योंकि आपने लिमिट सेट कर रखी है तो सिर्फ ये नेक्स्ट रो को ही फिल करेगा। तो आई होप कि आपको ये पैरामीटर इंडेक्स क्या काम करता है, कॉलम क्या काम करता है, मेथड किस तरीके से यूज होगा, कॉपी का क्या यूज है, फिल वैल्यू का क्या यूज है और लिमिट का क्या यूज है, आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडेक्स आप यूज करते हैं जब आपको इंडेक्स चेंज करना हो। अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं या नए रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तब आपको री इंडेक्स यूज करना चाहिए। तो री इंडेक्स मतलब रीऑर्डरिंग या इंट्रोड्यूसिंग न्यू रो और न्यू कॉलम, राइट। तो इंडेक्स और री इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि अगर आप मेथड का यूज करते हैं तो मेथड का यूज करने के लिए आपका इंडेक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब भी आप मेथड यूज करेंगे तो ये सिर्फ उन्हीं वैल्यू को फिल करेगा जो री इंडेक्सिंग के दौरान NaN आई है। जो वैल्यूज कहीं और से NaN आ रही है उन्हें ये फिल नहीं करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप री इंडेक्सिंग करते हैं तो यहां पर नई इंडेक्स या नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंडेक्स यूज करते हैं तो इसमें आप नया रो या नया कॉलम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितने डाटा फ्रेम के अंदर आपके इंडेक्स या रोज अवेलेबल है। तो आई होप री इंडेक्सिंग किस तरीके से वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये और क्लियर होगा जब आप इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।